हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ धर्मेंद्र एंड वेलकम टू डीबीएन फैमिली। दोस्तों, आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में और आगे बढ़ते हैं। आपको याद है स्टूडेंट्स, अब तक हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में 7 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज स्टूडेंट्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचे हुए हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो हमें स्टडी करनी है। एक है ह्यूमन स्पर्म के बारे में, एग्जैक्टली स्ट्रक्चर पढ़ना है बेसिकली क्या है ह्यूमन स्पर्म का। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ स्टूडेंट्स, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स हैं, उन डिसऑर्डर्स को स्टडी करनी है। ये 2 टॉपिक कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, हो सकता है थोड़ा सा लेक्चर आज का बड़ा हो जाए। हम ये चाहते हैं स्टूडेंट्स कि ये लेक्चर आज ही हम दोनों टॉपिक को कंप्लीट कर ले। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जितने भी 2 टॉपिक बचे हैं, एक स्पर्म और दूसरा ह्यूमन का स्पर्म और दूसरा उससे रिलेटेड कुछ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स। तो स्टूडेंट्स, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, मैं जल्द ही जितने भी चैप्टर्स मैंने स्टार्ट किए हैं या कंप्लीट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उन चैप्टर के क्वेश्चंस भी कराना स्टार्ट करने वाला हूँ। राइट, इस तरफ आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और यहाँ पे इस साइड में आपको सॉल्यूशंस देखने को मिलेंगे। उस पर मैं जल्दी काम करने वाला हूँ। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को आज स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था थोड़ा सा आपको बता देते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। जैसा कि आपको पता होगा स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बताया था। एग्जैक्टली स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है वो हमने बताया था स्टूडेंट्स। स्पर्मेटोजेनेसिस बेसिकली होती है स्पर्म का फॉर्मेशन। स्पर्म का फॉर्मेशन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यानी जो टेस्टिस में होती है, उसमें स्पर्म के फॉर्मेशन को ही हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, ये स्टार्ट हो जाती है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी में 13-14 ईयर्स में स्टार्ट हो जाती है मेल्स में। और ये किसके इफेक्ट में होती है, ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बताया था, GnRH और FSH। GnRH जो होता है स्टूडेंट्स हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, FSH जो होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। मैंने ये आपको बताया था। फिर हमने आपको बताया था स्टूडेंट्स में 3 स्टेजेस होती है। एक मल्टीप्लिकेशन फेज़ होता है जो कि माइटोसिस के थ्रू होता है। हमें पता है आपको, जब भी आपको किसी भी चीज़ का नंबर बढ़ाना हो स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे माइटोसिस होती है। तो मल्टीप्लिकेशन फेज़ में हमें नंबर इंक्रीज़ करना रहता है। दूसरी ग्रोथ फेज़ होती है स्टूडेंट्स, में कोई भी डिवीज़न वगैरह नहीं होता। और तीसरी फेज़ जो होती है वो मैचुरेशन की फेज़ होती है, इसमें मियोसिस होता है। मियोसिस क्यों होता है स्टूडेंट्स? क्योंकि स्पर्म जो होते हैं उनको हैप्लॉइड बनाना रहता है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनना रहता है, इसलिए यहाँ पे मियोसिस होती है, क्योंकि हमें पता है मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको याद होगा मैंने स्पर्मियोजेनेसिस का बताया था, स्पर्मियोजेनेसिस या फिर स्पर्मेटिलियोसिस के बारे में बताया था। एग्जैक्टली जो स्पर्मेटिड बने थे स्टूडेंट, उस स्पर्मेटिड से स्पर्म कैसे बनते हैं बेसिकली उसको ही ये कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने आपको स्पर्मिएशन बताया था। स्पर्मिएशन का मतलब सिंपल सा होता है स्टूडेंट, जो स्पर्म होते हैं उनका रिलीज होना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का रिलीज होना ही स्पर्मिएशन कहलाता है। ये सब चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताई थी। उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कैसे ये तीनों स्टेजेस होती हैं। मैं ब्रीफ में थोड़ा सा आपको रिवाइज करके बता देता हूँ स्टूडेंट्स। हमने आपको स्टार्ट किया था टेस्टिस के अंदर स्टूडेंट्स, हमने आपको प्राइमोर्डियल जर्म सेल के बारे में बताया था। वो प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो होती है उसमें 2 तरह की होती है, एक स्पर्मेटोगोनिया ए कहा था, एक को स्पर्मेटोगोनिया बी कहा था। जो स्पर्मेटोगोनिया ए थी उसने बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बनाए थे, उसी को हम लोग कहा था कि ये एक्ट करेगी जर्म सेल की तरह या स्टेम सेल की तरह, अगर आपको याद होगा। फिर स्पर्मेटोगोनिया बी में हमने आपको स्टेजेस की स्टडी की थी। और फिर हमने आपको बताया था कि ये जो इसमें मल्टीप्लिकेशन का जो पहला फेज़ होता है उसमें 7 माइटोसिस होते हैं स्टूडेंट्स एक स्पर्मेटोगोनिया में, फिर जाके बन जाता है स्पर्मेटोगोनियम। फिर स्पर्मेटोगोनियम के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड बनता है स्टूडेंट्स, आपको याद होगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड बनता है और फिर स्पर्मेटिड बनते हैं और फाइनली स्पर्म बन जाता है। स्पर्मेटिड से स्पर्म कैसे बनता है वो सब चीज़ें हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं स्टूडेंट्स। मैंने आपको ये भी बताया था स्टूडेंट्स कि अगर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है जिसको हमने 2n लिखा था = 46, उससे दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, 4 स्पर्मेटिड बनते हैं और 4 स्पर्म बनते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट्स, या अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटिड बनते हैं, कितने स्पर्म बनते हैं, तो 2 स्पर्मेटिड और 2 स्पर्म बनते हैं। आज का लेक्चर स्टूडेंट्स बेसिकली ह्यूमन स्पर्म के बारे में है। एग्जैक्टली ह्यूमन स्पर्म के बारे में है और ह्यूमन स्पर्म में डिटेल में हम स्टडी करेंगे। एग्जैक्टली आपको सबसे पहले स्टूडेंट्स इस ह्यूमन स्पर्म को हम पहले क्या करेंगे, आपको डिवाइड कराएंगे, उसके स्ट्रक्चर्स को कितने पार्ट्स होते हैं वो आपको डिटेल में बताएंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद फिर हम उसका स्ट्रक्चर भी बनाएंगे और स्ट्रक्चर बना के आपको बताएंगे एग्जैक्टली ह्यूमन स्पर्म कैसे होता है और कैसे दिखता है।
तो सबसे स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं ह्यूमन स्पर्म के बारे में। ह्यूमन स्पर्म, आइए स्टूडेंट्स ह्यूमन स्पर्म के बारे में बताते हैं। आपको याद होगा हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ भी स्टार्ट किया था, और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में मैंने आपको बताया था लिविंग सेल की डिस्कवरी सबसे पहले किसी ने की थी, तो लीवेनहॉक ने की थी। और आपको अगर अच्छे से याद होगा स्टूडेंट्स, मैंने उस लीवेनहॉक में बताया था कि लिविंग सेल जो थी उसमें एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बताया था बैक्टीरिया, आरबीसी, प्रोटोजोआ, स्पर्म, बहुत सारी चीज़ें। तो उसमें एक वर्ड स्पर्म भी था स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि स्पर्म की डिस्कवरी जो होती है वो लीवेनहॉक ने की है। एक चीज़ और बता दो स्टूडेंट्स, कई बुक्स ऐसी हैं जहाँ पे ये लिखा हुआ है रैबिट के, पिग के, बहुत सारी बुक्स में इनके डिस्कवरी से रिलेटेड पॉइंट्स लिखा हुआ है, बट दे आर डिफरेंट, वो पूछे ही नहीं जाते एग्जाम में, तो उसके बारे में आप बिल्कुल मत पढ़िएगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्कवर्ड बाई, डिस्कवर्ड बाई लीवेनहॉक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है कि स्पर्म की डिस्कवरी जो है वो किसने की थी, लीवेनहॉक ने की थी। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, इसके लेंथ की बात करते हैं स्टूडेंट्स। लीवेनहॉक, अगर हम इसके लेंथ की बात करें स्टूडेंट्स, ये 55 इंटू 5 माइक्रोन इसका लेंथ और विड्थ होता है स्टूडेंट्स। ये जो लेंथ है स्टूडेंट्स ये 55 माइक्रोन का होता है, और इसका जो विड्थ होता है दैट इज़ 5 माइक्रोन। और स्टूडेंट्स अगर आप इस पूरे स्पर्म को एक अच्छे से देखोगे स्पर्म में, तो इसका जो टेल होता है स्टूडेंट्स वो ऑलमोस्ट इस 55 माइक्रोन में से टेल जो होता है वो अकेले ही 50 माइक्रोन का होता है। यानी कि पहली बात तो स्पर्म बहुत छोटे होते हैं, और उसमें से भी टेल जो होता है वो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है स्टूडेंट्स, 50 माइक्रोन का होता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम टेल की बात करें स्टूडेंट्स, तो टेल जो होता है वो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, और ये 50 माइक्रोन का अकेले होता है, राइट। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से समझते जाइएगा स्टूडेंट। जितने भी एनिमल के स्पर्म्स होते हैं, सभी एनिमल के स्पर्म्स मोटाइल होते हैं, ये अच्छे से पता होना चाहिए। फ्लैजिलेटेड भी होते हैं। लेकिन अगर हम एस्केरिस की बात करें, राउंड वॉर्म जिसको आप निमेटहेलमिन्थस भी कहते हैं, अगर आप एनिमल किंगडम पढ़े होंगे स्टूडेंट्स, तो ये बात वहाँ भी बताई जाती है कि जो एस्केरिस होते हैं स्टूडेंट्स, स्पेशली एस्केरिस मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है एस्केरिस से रिलेटेड। सभी एस्केरिस की बात हो रही, सभी निमेटहेलमिन्थस राउंड वॉर्म में यही कंडीशन देखने को मिलती है। क्वेश्चन एस्केरिस से रिलेटेड आता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो जितने भी होते हैं यहाँ पे जो स्टूडेंट्स एस्केरिस होता है उस पर स्पर्म जो होता है वो मोटाइल होता है, लेकिन वो फ्लैजिला के थ्रू नहीं होता, उसमें एमीबॉइड मूवमेंट होते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड स्पर्म होता है। ये बात हमें ध्यान रखना है। तो जितने भी स्पर्म्स होते हैं, ऑल एनिमल स्पर्म्स, ऑल एनिमल स्पर्म्स आर मोटाइल एंड फ्लैजिलेटेड। कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? मोटाइल एंड फ्लैजिलेटेड एक्सेप्ट एस्केरिस। ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स। एस्केरिस जो होता है स्टूडेंट्स, या फिर आप इसको निमेटहेलमिन्थस भी कह सकते हो। इसके अंदर स्टूडेंट्स अगर हम एस्केरिस की बात करें तो ध्यान रखना, ये जो एस्केरिस होता है स्टूडेंट्स ये फ्लैजिलेटेड नहीं होता, इसको ध्यान रखना है। ये इसका एस्केरिस का जो स्पर्म होता है स्टूडेंट्स, ये मोटाइल तो होता है स्टूडेंट्स, नो डाउट ये मोटाइल होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ स्टूडेंट्स ये है कि इसकी जो मोटाइलिटी होती है वो एमीबॉइड मूवमेंट होती है। यानी ये मूवमेंट जो करता है स्टूडेंट्स किसके थ्रू करता है? एमीबॉइड मूवमेंट के थ्रू करता है। सो मूव्स बाय अमीबॉइड मूवमेंट, यानी ये अमीबॉइड मूवमेंट करता है, फ्लैजिलेटेड मूवमेंट नहीं करता स्टूडेंट्स। सो नॉन फ्लैजिलेटेड स्पर्म होता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये स्टूडेंट्स कैसा होता है? नॉन फ्लैजिलेटेड स्पर्म। ये स्पर्म कैसा होता है स्टूडेंट्स? नॉन फ्लैजिलेटेड होता है, राइट। तो ये मैंने आपको बता दिया, जितने भी स्पर्म्स होते हैं वो सभी के सभी स्पर्म मोटाइल होते हैं। ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये मोटाइल होते हैं
और फ्लैजिलेटेड होते हैं। ये जो एस्केरिस होता है ये फ्लैजिलेटेड नहीं होता, नॉन फ्लैजिलेटेड होता है, राइट। और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अब हम स्पर्म के स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। अगर हम स्पर्म के स्ट्रक्चर्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो स्पर्म के स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो इसमें 4 पार्ट देखने को मिलते हैं। स्पर्म के स्ट्रक्चर्स में 4 पार्ट होते हैं। बेसिकली एक चीज़ आप ध्यान रखने का स्टूडेंट्स, कुछ बुक्स ऐसी भी है जहाँ पे स्पर्म के स्ट्रक्चर्स को 3 पार्ट ही बताया गया है। क्यों 3 पार्ट है इसमें, मैं वो भी बताऊंगा आपको। अभी फिलहाल आप समझिए कि इसमें 4 पार्ट्स होते हैं। एक हेड होता है स्टूडेंट्स, दूसरा इसमें नेक होता है, तीसरा इसमें मिडल पीस होता है और चौथा टेल होता है। ये चारों पार्ट्स हम अभी आपको एक एक करके डिटेल में लिखाएंगे स्टूडेंट्स, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर्स बना के आपको दिखाएंगे, राइट। एग्जैक्टली कैसे ये चारों पार्ट हैं, राइट। सो अभी आप ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स। अब हम ह्यूमन स्पर्म जो है इसके स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे कि एग्जैक्टली इनका स्ट्रक्चर कैसा है। ये 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। आपको इनका स्ट्रक्चर का जो लेंथ है, वो स्पर्म का जो लेंथ है वो ध्यान रखना अच्छे से स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें, बेसिकली ह्यूमन स्पर्म के स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं पहले। अगर स्ट्रक्चर को ध्यान से देखा जाए स्टूडेंट्स, तो इस स्ट्रक्चर में 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहला, ये 4 पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स के अंदर। सबसे पहला पार्ट जो होता है स्टूडेंट्स, दैट इज, ध्यान से समझने स्टूडेंट्स, इसमें हेड होता है। सबसे पहला पार्ट जो होता है दैट इज हेड। अब वो एग्जैक्टली अगर हम हेड की बात करें स्टूडेंट्स, तो जो सबसे पहला पार्ट होता है जिसको हम स्पर्म का हेड कहते हैं, उसके बारे में आपको एक चीज़ बताते हैं, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। स्पर्म के हेड की बात करें तो इसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक होता है एक्रोसोम और एक होता है न्यूक्लियस। यहाँ पे स्पर्म के हेड में आपको एक्रोसोम देखने को मिलेंगे और न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली स्टूडेंट्स ये जो हेड वाला पार्ट है इसमें एक है एक्रोसोम और दूसरा है स्टूडेंट्स में न्यूक्लियस। कहाँ कहाँ होते हैं अभी हम बताएंगे स्टूडेंट्स। एक्रोसोम की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्पर्म कब बनता है, जब आपको याद है स्पर्मेटोजेनेसिस, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको रिवाइज कराया। इस स्पर्मेटोजेनेसिस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने कहा था स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है स्टूडेंट। जब स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है स्टूडेंट तो उसमें कंडेंसेशन होता है, यानी स्पर्म बहुत सारी चीज़ों को लॉस करता है और फिर फाइनली जाके स्पर्मेटिड बहुत सारी चीज़ों को लॉस्ट करता है, कंडेंस्ड होती है चीज़ें और फिर फाइनली जाके स्पर्म बनता है। इसी में स्टूडेंट्स जो गोल्जी बॉडी होती है, वो जो गोल्जी बॉडी होती है स्पर्म की, वो कंडेंस्ड होकर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेती है। आगे जो स्पर्म का हेड होता है स्टूडेंट्स, उसके आगे गोल्जी बॉडी जो होती है वो फॉर्म करती है कैप लाइक स्ट्रक्चर स्पर्मेटिड में, वही बेसिकली एक्रोसोम होता है। तो एक्रोसोम जो है स्टूडेंट्स, इट इज फॉर्म्ड बाय गोल्जी अपैरेटस ऑफ स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड जो होता है, स्पर्मेटिड का जो गोल्जी अपैरेटस होता है स्टूडेंट्स, ये गोल्जी अपैरेटस बेसिकली फॉर्म करता है कैप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम एक्रोसोम कहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें एक्रोसोम के पास स्पर्म लाइसिन नाम का एक एंजाइम होता है, जिसको हम हाइलुरोनिडेज भी कहते हैं। स्पर्म लाइसिन एक्चुअली क्या करता है स्टूडेंट्स, जब ये एग के पास जाता है, वो जो फीमेल का जो एग होता है स्टूडेंट्स, वो बहुत सारी कवरिंग्स होती है, बहुत सारी मेम्ब्रेन से सराउंड होता है। उस मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करने का काम अगर कोई करता है तो ये स्पर्म लाइसिन करता है, और ये स्पर्म लाइसिन प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स एक्रोसोम के पास। तो कंटेन्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हमें ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, इट कंटेन्स स्पर्म लाइसिन, इसको हम कहते हैं हाइलुरोनिडेज। ये एंजाइम होता है स्टूडेंट्स के पास। ये करता क्या है स्टूडेंट्स, ये भी आपको ध्यान रखना है। इट डाइजेस्ट एग मेम्ब्रेन, जो एग की मेम्ब्रेन होती है स्टूडेंट्स, उस एग मेम्ब्रेन को ये डाइजेस्ट करने का काम करता है। तीसरा, जैसा मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स के बारे में कि कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है आगे की तरफ, एंटीरियर कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उस वही एग्जैक्टली क्या होता है, एक्रोसोम। सो एंटीरियर कैप लाइक स्ट्रक्चर,
एंटीरियर कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स, दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली एक्रोसोम। तो ये एक्रोसोम के बारे में स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने आपको बताया, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एक्रोसोम हमने ये बताया स्टूडेंट कि एक्रोसोम का जो फॉर्मेशन होता है वो गोल्जी अपैरेटस करता है स्पर्मेटिड से। जब स्पर्म बनता है तब एक जगह कंडेंस्ड हो जाता है, आगे कैप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, इसके अंदर स्टूडेंट स्पर्म लाइसिन नाम का एंजाइम होता है जिसे हम हाइलोरोनिडेज कहते हैं, राइट। अब आगे समझिए स्टूडेंट्स, अगर हम इस न्यूक्लियस की बात करें स्टूडेंट्स, तो आप देखोगे स्पर्मेटिड आपने देखा होगा सर्कुलर टाइप का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये क्या बन रहा है स्टूडेंट्स, स्पर्म कैसा स्ट्रक्चर बनता है अभी बना के मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे न्यूक्लियस जो होता है स्टूडेंट्स वो भी हाईली कंडेंस्ड हो जाता है, हाईली कंडेंस्ड क्रोमैटिन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड होते हैं क्रोमैटिन। और आपको पता है स्टूडेंट जो क्रोमैटिन होता है वो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का हमारे में बना होता है। अगर हम अपने डीएनए की बात करें, क्रोमैटिन की बात करें, तो हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए का बना होता है। लेकिन यहाँ पे जो होता है स्टूडेंट्स डीएनए प्लस प्रोटामिन बेसिक प्रोटामिन प्रोटीन का बना होता है। ये एक डिफरेंस है, यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता स्टूडेंट, इस बात को ध्यान रखना, राइट। तो हम न्यूक्लियस की बात करते हैं स्टूडेंट्स, दूसरा स्ट्रक्चर हम लिखते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर स्टूडेंट्स हाईली कंडेंस्ड क्रोमैटिन होता है। और ये जो क्रोमैटिन होता है स्टूडेंट्स इट इज मेड अप ऑफ डीएनए प्लस प्रोटामिन बेसिक प्रोटीन। इसको भी हमें ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता स्टूडेंट्स, ये हाईली कंडेंस्ड क्रोमैटिन होता है। यानी न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमैटिन होता है स्टूडेंट्स दैट इज हाईली कंडेंस्ड। ट्रांसफॉर्मेशन हुआ स्पर्मेटिड से स्पर्म जब बनता है तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मैंने आपको बताया है एग्जैक्टली स्पर्मियोजेनेसिस करके, स्पर्मेटिलियोसिस करके बताया स्टूडेंट्स के पहले, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। दूसरा जो पार्ट होता है स्टूडेंट्स वो नेक होता है, इसका जो दूसरा पार्ट होता है दैट इज नेक, और ये स्टूडेंट्स स्मॉलर होता है। दूसरा पार्ट जो होता है ये नेक वाला पार्ट होता है और ये स्मॉलर होता है स्टूडेंट्स। इस नेक वाले के पार्ट्स दो सेंट्रियोल देखने को मिलते हैं, एक को हम प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कहते हैं, दूसरे को डिस्टल सेंट्रियोल कहते हैं। दोनों का रोल है स्टूडेंट्स। कभी कभी स्टूडेंट्स कुछ बुक्स में जहाँ पे 3 पार्ट लिखे गए हैं स्पर्म के स्ट्रक्चर के, 3 पार्ट लिखे हैं स्ट्रक्चर में, ये जो नेक वाला पार्ट है स्टूडेंट्स कहीं बुक में इसी को मिडल पीस में कंसीडर कर लिया जाता है, मिडल पीस में इंक्लूड कर लिया जाता है, इसीलिए हम 3 पार्ट वहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स। फिलहाल मैं आपको 4 पार्ट अलग अलग करके बताऊंगा। तो ये जो नेक वाला होता है स्टूडेंट्स, इसके पास जो होते हैं 2 सेंट्रियोल होते हैं, इसके पास बेसिकली 2 सेंट्रियोल होते हैं स्टूडेंट्स, और उन दोनों सेंट्रियोल में इसके पास 2 सेंट्रियोल होता है, और इन दोनों सेंट्रियोल में एक होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, दूसरा होता है स्टूडेंट्स डिस्टल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल। इस प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, कब यूज होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का रोल होता है स्टूडेंट्स क्लीवेज में, क्लीवेज डिवीजन में प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का रोल होता है। आपको पता है स्टूडेंट्स जब ये स्पर्म एग को फर्टिलाइज करेगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, और जाइगोट के बाद जब उसमें डिवीजन होगा स्टूडेंट्स, क्लीवेज होगा तभी डिवीजन होगा, यानी स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा स्टूडेंट्स, और स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन में सेंट्रियोल ही रोल प्ले करते हैं, और वहाँ पे यही प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल रोल प्ले करता है स्टूडेंट्स। तो इसका जो रोल होता है स्टूडेंट्स फर्स्ट क्लीवेज में होता है ड्यूरिंग दी सेल डिवीजन। तो इसका जो रोल है स्टूडेंट्स, रोल इन फर्स्ट क्लीवेज, रोल इन फर्स्ट क्लीवेज, फर्स्ट क्लीवेज जो होता है स्टूडेंट्स वहाँ पे इसका रोल होता है डिवीजन में, फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन। और दूसरे अगर हम सेंट्रियोल की बात करें, डिवीजन की दूसरे सेंट्रियोल की बात करें स्टूडेंट, जिसको हम डिस्टल सेंट्रियोल कहते हैं, इस डिस्टल सेंट्रियोल से अभी मैं आपको डायग्राम बनाऊंगा स्टूडेंट्स, उस डायग्राम में आपको समझाऊंगा, यहीं से फॉर्म होता है बेसल बॉडी, यानी एक्चुअली यहाँ से फ्लैजिला जो बनते हैं स्टूडेंट्स, एक्सोनीम जिसको हम कहते हैं, वो यहीं से निकलते हैं, बेसल बॉडी फॉर्म करने का काम करता है। यानी जो दूसरा सेंट्रियोल होता है जिसे हम डिस्टल सेंट्रियोल कहते हैं, ये फॉर्म करता है बेसल बॉडी, राइट। सो इट फॉर्म्स बेसल बॉडी फॉर, आप इसमें स्टूडेंट्स ध्यान रखना, इसमें आप लिख सकते हो एक्सोनीम भी या फिर फ्लैजिला, दोनों लिख सकते हो। तो एक्सो फॉर
नीम और फ्लैजेला। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। तीसरा जो स्ट्रक्चर है जिसको हम मिडल पीस कहते हैं, तीसरे स्ट्रक्चर की बात करें स्टूडेंट्स, तीसरे स्ट्रक्चर को मिडल पीस कहते हैं। अब ये मिडल पीस क्या है स्टूडेंट्स? जैसा कि मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है, तो इसका मतलब सभी स्ट्रक्चर्स को कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। अब क्या किया जाता है, ये जो मिडल पीस वाली जगह होती है स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया को स्पायरली लाके अरेंज किया जाता है, और 20 to 25 माइटोकॉन्ड्रिया हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स। और ये जो मिडल पीस होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज होते हैं, स्टूडेंट्स, या फिर आगे चल के यहीं से मिडल पीस के थ्रू ही मैं आपको स्ट्रक्चर में दिखाऊंगा स्टूडेंट्स। एक्सियल फिलामेंट्स होते हैं जिसको हम एक्सोनीम भी कहते हैं, 9+2 का अरेंजमेंट होता है, फ्लैजेला होता है स्टूडेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना हुआ होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इसको हम पावर हाउस कहते हैं या फिर एनर्जी स्टोर करने के लिए कहते हैं, क्योंकि मिडल पीस के पास होता है माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम मिडल पीस की बात करें स्टूडेंट्स, तो इसे हम कहते हैं पावर हाउस या फिर एनर्जी स्टोर करने के लिए, एनर्जी स्टोर, पावर हाउस भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स, या फिर आप एनर्जी स्टोर करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास होता है माइटोकॉन्ड्रिया। और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं स्टूडेंट्स 20 to 25 इन नंबर्स होते हैं, राइट। दूसरा स्टूडेंट्स हम ये भी बता सकते हैं, जो अभी मैंने आपको इससे पहले बताया, एक्सियल फिलामेंट, धागा की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं या फिर एक्सोनीम होते हैं, वो भी हमें लिख लेते हैं इसको, एक्सियल फिलामेंट या फिर एक्सोनीम, जो कि 9+2 अरेंजमेंट होते हैं। ये स्टूडेंट्स तीसरा स्ट्रक्चर है मिडल पीस। चौथे स्ट्रक्चर्स पे आते हैं स्टूडेंट्स। चौथा होता है टेल, जो कि सबसे बड़ा होता है। अगर आपको याद होगा, लॉन्गेस्ट पार्ट होता है टेल ही। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था स्टूडेंट्स, टेल जो होता है 50 माइक्रोन का बना होता है। फ्लैजेला, टेल के पास होता है फ्लैजेला। एक्चुअली जो टेल होता है बेसिकली वो एक फ्लैजेला ही होती है स्टूडेंट्स। तो टेल की बात करते हैं स्टूडेंट्स, जो चौथा पार्ट है दैट इज़ टेल, ये लॉन्गेस्ट होता है स्टूडेंट्स। ये हमें ध्यान रखना है, लॉन्गेस्ट होता है, मैं आपको ऑलरेडी पहले भी लिखा चुका हूँ स्टूडेंट्स। और इसके पास होता है फ्लैजेला। कौन होता है? फ्लैजेला। और इस फ्लैजेला का अरेंजमेंट होता है स्टूडेंट्स 9+2। आई होप आपको समझ में आएगा स्टूडेंट्स ये स्ट्रक्चर्स कैसे है ह्यूमन स्पर्म का। ये ह्यूमन स्पर्म का बेसिकली स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स। अब स्ट्रक्चर्स में क्या क्या चीज़ें मिलती है, सबसे पहले हमने आपको वो समझाया कि एग्जैक्टली इसमें ये चीज़ें मिलती हैं। अब स्टूडेंट्स क्या एग्जैक्टली स्पर्म का स्ट्रक्चर्स कैसे होता है, इस स्पर्म को स्ट्रक्चर्स को बनाने की कोशिश करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स, सिर्फ इसमें से न्यूक्लियस और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो होता है स्टूडेंट्स वही फ्यूज़ करता है। बाकी सब जितनी भी चीज़ें होती है, जब स्पर्म फर्टिलाइज करता है फीमेल के एग से, तो उसमें एक्रोसोम तो उस मेम्ब्रेन को गलाने में, उस मेम्ब्रेन को ख़त्म करने में चला जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स उसमें न्यूक्लियस एंटर करता है और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंटर करता है। बाकी की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सभी की सभी चीज़ें गल जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती है, आप समझ लीजिए, राइट। अब बेसिकली हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे स्टूडेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। एक एक स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से बनाएंगे, एक एक पॉइंट जो उसका हम लेबलिंग करेंगे वो भी ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। तो चलिए, अच्छा एक इम्पॉर्टेंट चीज़, 20 to 25 होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। अगर आपको स्क्रीनशॉट किसी को लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर मैं इसको रब करता हूँ, राइट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे बेसिकली ह्यूमन का स्ट्रक्चर, एग्जैक्टली इसका स्ट्रक्चर कैसे है। अभी मैंने आपको लिखाया क्या क्या चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। अब हम इसका स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाते हैं कि इसका स्ट्रक्चर एग्जैक्टली दिखता कैसे है और कौन कौन से चीज़ें उन स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होती हैं। आइए, सबसे पहले आप जो अभी हमने आपको लिखा है उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। सबसे पहले हेड वाला पार्ट होता है, और उस हेड वाले पार्ट में आपको सबसे पहला स्ट्रक्चर अगर कोई देखने को मिलता है तो वो होता है कैप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हमने एक्रोजोम कहा था। याद है स्टूडेंट्स, कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एक्रोजोम कहते हैं। तो वहीं से हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, एकदम ऊपर से।
इस तरीके से कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एक्रोजोम कहते हैं। तो मैं इसको इसकी लेवलिंग करते चलता हूँ स्टूडेंट्स। ये है एक्रोजोम। अभी पूरा डायग्राम बनेगा, आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली, बहुत अच्छे समझ में आएगा स्टूडेंट्स। ये एक्रोजोम होता है और उसका जो मेन फंक्शन होता है स्पर्म लाइसिन का, राइट। तो वो भी हम लिखते चलते हैं स्टूडेंट, स्पर्म लाइसिन, राइट। इस एक्रोजोम के नीचे स्टूडेंट्स होता है इसमें न्यूक्लियस। इस तरीके का स्ट्रक्चर, ये रहा न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस का जो नीचे वाला हिस्सा होता है स्टूडेंट्स, वो थोड़ा सा, ये न्यूक्लियस का जो ये वाला हिस्सा होता है इस तरीके से होता है। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, ये है एक्रोजोम के नीचे वाला स्ट्रक्चर। अब एग्जैक्टली क्या है इस एक्रोजोम को, ये जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, ये है बेसिकली न्यूक्लियस। और अगर हमें पता है स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस ही वो चीज़ होती है इसमें जेनेटिक या फिर हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन होती है, कंडेंस्ड होता है, राइट। तो ये भी हम इसको लिख सकते हैं, जेनेटिक या फिर हेरिडिटी की इन्फॉर्मेशन होती है। दूसरी, अब स्टूडेंट्स के अंदर देखने को मिलते हैं 2 सेंट्रियोल। आपको पता होगा स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट एक्रोजोम और न्यूक्लियस को मिला के बेसिकली हमने हेड कहा था। तो ये दोनों पार्ट ही तो क्या है, यही तो है स्टूडेंट्स हेड। ध्यान से समझिए, ध्यान से समझते चलिए। अब यहाँ पे 2 सेंट्रियोल आपको देखने को मिलेंगे। एक सेंट्रियोल जो होता है स्टूडेंट्स ये है और एक सेंट्रियोल ये है। 2 सेंट्रियोल देखने को मिले स्टूडेंट्स। ये 2 सेंट्रियोल, एक सेंट्रियोल ये और एक सेंट्रियोल ये। और इसमें एक को हम प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कहते हैं स्टूडेंट्स, एक को हम डिस्टल सेंट्रियोल कहते हैं। तो ये वाला सेंट्रियोल जो है, दिस वन इज व्हाट, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और दिस वन इज व्हाट, सॉरी, डिस्टल सेंट्रियोल। 2 सेंट्रियोल देखने को मिले स्टूडेंट्स, एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और एक डिस्टल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल का फंक्शन हमने आपको लिखाया था। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल हमने कहा था स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन में हेल्प करता है, फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है, राइट। सो फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन। दूसरा, हम अगर बात करें डिस्टल सेंट्रियोल की स्टूडेंट्स, तो डिस्टल सेंट्रियोल मैंने कहा था ये एक्ट करता है बेसल बॉडी की तरह, एक्ट करता है बेसल बॉडी। सो एक्ट्स एज बेसल बॉडी। इसको थोड़ा सा मैं इधर ले लेता हूँ कि अभी इसको यूज़ करूँगा स्टूडेंट्स। एक्ट्स एज बेसल बॉडी फॉर, आप चाहो तो फ्लैजेला लिख दो, चाहो तो एक्सोनीम कह दो, फॉर फ्लैजेला और एक्सोनीम। ये स्ट्रक्चर है, राइट। तो स्टूडेंट्स ये डिस्टल सेंट्रियोल हो गया और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल हो गया। और आगे बढ़ते हैं। यही जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है स्टूडेंट्स, यहीं से बहुत सारे धागे निकलते हैं। ये जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है स्टूडेंट्स, यहीं से बहुत सारे धागे निकलते हैं। मैंने कहा था इट एक्ट्स एज बेसल बॉडी की तरह काम करता है। और समझिएगा स्टूडेंट्स ध्यान से, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, ये जो बेसल बॉडी है, जो निकली हुई स्ट्रक्चर है, बेसल बॉडी का फॉर्मेशन करता है। इसी को हम एक्सोनीम कहते हैं। 9+2 माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट होता है, वो मैंने आपको बताया था। ये जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, यही है बेसिकली एक्सोनीम। 9+2 अरेंजमेंट लिख सकते हो माइक्रोट्यूब्यूल्स का। अब आप समझिएगा स्टूडेंट्स, अभी मैं हेड बताऊंगा, बॉडी भी बताऊंगा, टेल भी बताऊंगा। ध्यान से समझते चलिए पहले एग्जैक्टली।
अब नेक की बात करते हैं। हेड तो हो गया स्टूडेंट्स, छोटा सा स्ट्रक्चर ये जो मैंने बताया है ये बेसिकली नेक ही तो है। अभी समझाता हूँ आपको, एक एक चीज़ और समझ में आएगी। फिलहाल अभी मैंने आपको एक्रोजोम बता दिया, न्यूक्लियस बता दिया, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल मैंने बता दिया एग्जैक्टली क्या होता है, डिस्टल सेंट्रियोल क्या होता है वो भी बता दिया। अब स्टूडेंट्स इस स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझना है और आपको एक एक पॉइंट्स पता होना चाहिए। अब इसके बाहर चारों तरफ स्टूडेंट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यूँ कह लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है एक फाइब्रस शीथ की कवरिंग होती है स्टूडेंट्स, उसकी कवरिंग होती है। बट उस कवरिंग को बनाने से पहले बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो स्पायरली अरेंज्ड होते हैं, जिसको हम नेबन कर्न कहते हैं, वो बताते हैं स्टूडेंट्स। यानी बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं स्टूडेंट्स वो इस तरीके से जो होते हैं स्टूडेंट्स वो स्पायरली अरेंज्ड होते हैं। और ये स्पायरली अरेंज जो होते हैं ये बेसिकली इस तरीके से स्टूडेंट ऐसे इस तरीके से जो इसका स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स, आप ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। ये जो स्पायरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं स्टूडेंट्स, इन्हीं स्पायरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम नेबन कर्न कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? नेबन कर्न। इसको भी हम लिख देते हैं इन स्पायरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? नेबन कर्न कहते हैं। ध्यान रखिएगा क्या होता है, अभी समझेंगे एग्जैक्टली, बहुत अच्छे समझेंगे कि नेबन कर्न क्या होते हैं। स्पायरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, फ्यूज्ड माइटोकॉन्ड्रिया आप कह सकते हो, स्पायरली अरेंज्ड फ्यूज्ड माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, राइट। अब इसके ऊपर जो कवरिंग होती है स्टूडेंट्स, फाइब्रस शीथ होती है, उसको बनाते हैं। वो जो फाइब्रस शीथ होती है स्टूडेंट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वो कैसे होती है ध्यान से समझना, पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ में आएगा। ये जो स्ट्रक्चर है ये कवरिंग यहाँ तक आएगी स्टूडेंट्स इस तरीके से, ये उसके बाद ये स्ट्रक्चर, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, जी राइट। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ स्टूडेंट्स, यहाँ तक कवरिंग होती है स्टूडेंट्स, इसका जो ये वाला एरिया होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर कवरिंग नहीं होती, उसको बताएंगे अभी इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए ये वाला पार्ट हेड हो गया। और अगर आपको पता होगा ध्यान से तो हेड में स्टूडेंट्स, हेड वाले पार्ट में क्या क्या होता है? एक्रोजोम होता है और न्यूक्लियस होता है। एक्रोजोम होता है और न्यूक्लियस होता है हेड वाले पार्ट में। और नेक वाले पार्ट की बात करें स्टूडेंट्स तो नेक वाले पार्ट में 2 सेंट्रियोल होते हैं। नेक वाले पार्ट को 2 सेंट्रियोल होते हैं। तो ये जो पार्ट है स्टूडेंट्स वो हेड वाला पार्ट हो गया, ये नेक वाला पार्ट हो गया। ये जो स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इस वाले स्ट्रक्चर्स को, ये बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है, इस वाले स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मिडल पीस। मिडल पीस, ध्यान रखना, ये स्ट्रक्चर जो है स्टूडेंट्स, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली मिडल पीस, इसको हम मिडल पीस कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स ध्यान रखना, यहाँ से ये जो स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक, इस वाले स्ट्रक्चर को कहते हैं टेल वाला पार्ट, राइट। ये टेल वाला पार्ट हो गया, मिडल पीस हो गया। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको देखो हेड वाला फर्स्ट पार्ट बता दिया, नेक दूसरा पार्ट बता दिया, तीसरा मिडल पीस हो गया और चौथा जो है वो टेल वाला पार्ट हो गया, राइट। एक चीज़ और स्टूडेंट्स, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यानी ये जो फाइब्रस शीथ है, इसको भी मैं लेबल कर देता हूँ, इसको कहते हैं फाइब्रस शीथ। ये जो फाइब्रस शीथ होती है स्टूडेंट्स, इसके अंदर ये जो भरे हुए हैं स्टूडेंट्स, ये बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है स्टूडेंट्स। इसको बाकी स्ट्रक्चर के अंदर जो भरा होता है स्टूडेंट्स वो होता है साइटोप्लाज्म। वो साइटोप्लाज्म क्या है वो भी बताऊंगा स्टूडेंट्स। थिन होता है, साइटोप्लाज्मिक शीट होती है मिडल पीस में, राइट, थिन साइटोप्लाज्मिक शीट, और उसी को हम कहते हैं मैन चीट।
वो भी बताते हैं स्टूडेंट। अभी लेबलिंग करके दिखाएंगे एग्जैक्टली कहाँ करना है लेबलिंग। तो वो बेसिकली जो इसका साइटोप्लाज्म यहीं पे होता है बेसिकली इस पार्ट में, तो साइटोप्लाज्म में इस वाले पार्ट में। अब स्टूडेंट्स ये जो साइटोप्लाज्म बेसिकली ये प्रेजेंट होता है, अगर हम इसके इस साइटोप्लाज्म की बात करें, ये जो मिडल पीस में होता है इसको कहते हैं स्टूडेंट्स, इसको कहाँ पे लेबल करें, इस जगह पे लेबल करते हैं, यहाँ पे इस साइटोप्लाज्म को कहते हैं स्टूडेंट्स मैनचीट। क्या कहते हैं? ये बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स, थिन साइटोप्लाज्मिक शीथ होती है। थिन साइटोप्लाज्मिक शीथ जो होती है कहाँ पे, वो भी मिडल पीस, ये भी लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा, इन मिडल पीस, थिन साइटोप्लाज्मिक शीथ इन मिडल पीस एंड दैट इज नोन एज मैनचीट। उसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स मैनचीट। जो साइटोप्लाज्मिक की जो मिडल पीस में होती है, मिडल पीस में जो शीथ होती है, यस, उसको कहते हैं स्टूडेंट्स मैनचीट। अब एक और चीज़, ये जो नेबनकन है स्टूडेंट्स, ये क्या है बेसिकली, स्पायरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया है। तो स्पायरली अरेंज्ड फ्यूज्ड माइटोकॉन्ड्रिया कह सकते हो। ये जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये क्या होते हैं, स्पायरली अरेंज्ड फ्यूज्ड माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो स्पायरली अरेंज्ड फ्यूज्ड माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं स्टूडेंट्स, ये करते क्या हैं, ये प्रोवाइड करते हैं एनर्जी फॉर मूवमेंट। दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर मूवमेंट। सो प्रोवाइड एनर्जी फॉर मूवमेंट, यानी मूवमेंट के लिए स्टूडेंट्स ये बेसिकली क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये आपको समझ में आ गया स्टूडेंट्स, हेड क्या है, टेल क्या है। और एक और चीज़, ये लास्ट में जो छूटी हुई स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, उसको हम एंड पीस ऑफ टेल कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है बेसिकली इसको कहते हैं एंड पीस ऑफ टेल। यहाँ पे ये फाइब्रस शीथ नहीं होती स्टूडेंट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या बताया एग्जैक्टली, स्ट्रक्चर्स बताएं ह्यूमन स्पर्म के। एक और चीज़ की लेबलिंग मैंने नहीं किया है स्टूडेंट्स, उस लेबलिंग, ये जो स्ट्रक्चर्स बने हैं स्टूडेंट्स ध्यान रखना, ये बेसिकली फ्लैजेला हैं। ये सभी के सभी क्या हैं, फ्लैजेला हैं। और ये जो फ्लैजेला हैं स्टूडेंट्स 9+2 माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट होते हैं और ये मूवमेंट ऑफ स्पर्म में हेल्प करते हैं। तो इनका जो अरेंजमेंट होता है 9+2 माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट होता है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना आपको। और ये हेल्प करते हैं मूवमेंट ऑफ स्पर्म। ये बेसिकली स्टूडेंट्स स्पर्म के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। हो सकता है आपको ना दिखता हो तो ध्यान रखना स्टूडेंट, मैंने लिखा है मूवमेंट ऑफ स्पर्म। इतनी सारी चीज़ें। अब इसको लर्न करने के लिए एक इंपॉर्टेंट ट्रिक भी बताऊंगा मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है स्टूडेंट्स। बट फिर से मैं आपको स्ट्रक्चर एक फटक से रिवाइज करा देता हूँ कि एग्जैक्टली स्ट्रक्चर्स में हमने आप पढ़ाया क्या आपको। अगर स्ट्रक्चर को देखोगे स्टूडेंट, सबसे पहले हमने आपको एक्रोसोम बताया जिसका मेन फंक्शन होता है स्पर्म लाइसिन, जो उसमें अंदर होता है एंजाइम हाइलोरोनिडेज, अगर आपको याद होगा। उसके बाद नीचे होता है न्यूक्लियस जो कि जेनेटिक या फिर हेरिटेज इन्फॉर्मेशन को रखता है। मैंने आपको बताया था कंडेंस्ड होता है, क्रोमैटिन कंडेंस्ड होते हैं। और आपको ये भी बताया था डीएनए प्लस प्रोटामिन बेसिक प्रोटीन का बना होता है। इन दोनों को मिला के हेड वाला पार्ट हो गया स्टूडेंट्स। बिस नेक वाले पार्ट में आए तो नेक वाले पार्ट में हमने आपको बताया कि 2 सेंट्रियोल होते हैं, एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है, दूसरा डिस्टल सेंट्रियोल होता है। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन में हेल्प करता है, डिस्टल सेंट्रियोल जो होता है बेसल बॉडी की तरह काम करता है, ये बताया था। फिर मिडल पीस में आए तो मिडल पीस में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया स्पायरली अरेंज्ड हैं, उसको निबनकेन कहा था। जो यहाँ पे बहुत सारी जो साइटोप्लाज्म पड़ा हुआ है, थिन साइटोप्लाज्म, उसको मैंने मैनचीट कहा था स्टूडेंट्स। एक्सोनीम के बारे में बताया जो माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट है, आगे चल के माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट फ्लैजेला, पूरा का पूरा उससे फ्लैजेला बनता है स्टूडेंट्स। फाइब्रस शीथ बताई, एंड पीस ऑफ टेल बताया था एग्जैक्टली, एंड पीस ऑफ टेल क्या होता है, ये सभी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में समझाई। तो एग्जैक्टली स्टूडेंट्स एक ह्यूमन स्पर्म के बारे में बताया। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म, राइट स्टूडेंट्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। उसके बाद फिर हम आपको एक ट्रिक बताएंगे, छोटी सी इंपॉर्टेंट ट्रिक है जिससे आप इस ह्यूमन स्पर्म के जो इम्पोर्टेंट नाम है,
क्या कहते हैं एक्रोजोम जो है, न्यूक्लियस जो है, सेंट्रियोल है, एक्सोनीम, माइटोकॉन्ड्रिया, स्नेबनकन, ये चीज़ें आपको लर्न हो जाए स्टूडेंट्स, सो दैट अगर आपको ऐसे याद नहीं होता तो उस ट्रिक को यूज़ करके याद कर ले ताकि आपको याद हो जाए स्टूडेंट्स, राइट। सो आई होप आपको ये वीडियो जो बन रहा है स्टूडेंट्स समझ में आ रहा होगा। सो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम आपको ट्रिक बताएंगे ह्यूमन स्पर्म को लर्न करने के लिए, राइट। वेल चलिए स्टूडेंट्स आपको ट्रिक बताते हैं, ट्रिक फॉर ह्यूमन स्पर्म। ह्यूमन स्पर्म के लिए जो ट्रिक है स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ट्रिक ह्यूमन स्पर्म के लिए, ह्यूमन स्पर्म को लर्न करने के लिए एक ट्रिक है, उसको आपको ध्यान रखना है। ट्रिक क्या है स्टूडेंट्स, जो एंटीनेटल चेकअप होता है स्टूडेंट्स, प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है उसकी चेकअप को हम एंटीनेटल चेकअप कहते हैं, और एंटीनेटल चेकअप्स आर मस्ट इन फुल प्रेगनेंसी। आपको ये सेंटेंस लर्न करना है, एंटीनेटल चेकअप्स आर मस्ट इन फुल प्रेगनेंसी। एंटीनेटल चेकअप्स आर मस्ट इन फुल प्रेगनेंसी। फुल प्रेगनेंसी में स्टूडेंट्स एंटीनेटल चेकअप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। पहला इंपॉर्टेंट चीज ए फॉर व्हाट, ए फॉर एक्रोसोम स्टूडेंट्स और एन फॉर न्यूक्लियस। सो ए फॉर एक्रोसोम, एन फॉर न्यूक्लियस। और आपको पता है स्टूडेंट्स ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, हेड बनाते हैं स्पर्म का, राइट। दो इंपॉर्टेंट चीज। फिर आपको स्टूडेंट्स नेक याद होगा, हेड के बाद हमने नेक बताया था और नेक में सेंट्रियोल आया था, सी फॉर सेंट्रियोल, और इसमें होते हैं 2 सेंट्रियोल, और ये जो होता है स्टूडेंट्स बेसिकली नेक का काम करता है, नेक बनाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने आपको एक्सोनीम बताया था और माइटोकॉन्ड्रिया। एक्सोनीम और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों जो थे स्टूडेंट्स वो मिडल पीस में थे। तो ये इसको आप एक काम कीजिए, कैपिटल लेटर में कर लीजिए। ये है स्टूडेंट्स एक्सोनीम और ये है स्टूडेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया, और ये दोनों मिडल पीस में आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भी स्टूडेंट्स कैसी होती है, नेबनकन होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। मस्ट इन फुल प्रेगनेंसी, फुल से रिलेटेड है यहाँ से स्टूडेंट्स फ्लैजिला, क्योंकि आपको याद होगा इसके आगे फ्लैजिला भी है, पूरा स्ट्रक्चर मैंने बना के दिखा दिया स्टूडेंट्स। तो इस एंटीनेटल चेकअप्स आर मस्ट इन फुल प्रेगनेंसी से आपको ये हेड हो गया स्टूडेंट्स, ये नेक हो गया, ये मिडल पीस हो गई, और आगे एक स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं टेल। तो फ्लैजिला जो होता है स्टूडेंट्स वो बेसिकली टेल ही होता है, तो टेल वाले पार्ट में आ जाता है फ्लैजिला। तो स्टूडेंट्स ये रहा हेड, ये रहा नेक, ये रहा मिडल पीस और ये रहा टेल। चारों के चारों इंपॉर्टेंट नेम्स आपको यहाँ पे आ जाएंगे, इस ट्रिक के थ्रू आप लर्न कर सकते हो बहुत अच्छे से इजीली। आई होप स्टूडेंट्स आपको ह्यूमन स्पर्म के बारे में समझ में आया होगा, एग्जैक्टली ह्यूमन स्पर्म में क्या क्या चीज़ें हैं और उसका स्ट्रक्चर क्या है वो समझ में आया होगा। एक लास्ट टॉपिक और बचता है स्टूडेंट्स इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड, वो है डिसऑर्डर्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स हैं स्टूडेंट्स, उन डिसऑर्डर्स के बारे में अब हम स्टडी करने जा रहे हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, राइट। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स हैं, वो एक एक करके स्टूडेंट्स हम हर एक डिसऑर्डर्स को स्टडी करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड, उन सभी डिसऑर्डर्स के बारे में एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहला डिसऑर्डर जो है स्टूडेंट्स
पहले हेडिंग लिखते हैं स्टूडेंट्स, डिसऑर्डर्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो स्टूडेंट्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसके बेसिकली डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं। उन डिसऑर्डर्स में स्टूडेंट्स सबसे पहला डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स पहला जो डिसऑर्डर है वो है एडम। एडम एग्जैक्टली इसका फुल फॉर्म क्या है वो बताता हूँ स्टूडेंट्स, एंड्रोजन डेफिशिएंसी इन एजिंग मेल। एडम नाम आपने एक जगह और सुना होगा स्टूडेंट्स, जब आप इवोल्यूशन चैप्टर्स पढ़ोगे बायोलॉजी में स्टूडेंट्स, उस इवोल्यूशन में आप देखोगे बाइबल के अकॉर्डिंग जब क्लासिफिकेशन किया गया उसमें बताया फर्स्ट मैन जो थे वो एडम नाम रखा गया था उनका, राइट। सो उसी से रिलेटेड इसका नाम भी है स्टूडेंट्स, एंड्रोजन डेफिशिएंसी इन मेल एजिंग मेल। होता क्या है स्टूडेंट्स, एंड्रोपॉज। अभी बताता हूँ आपको एंड्रोपॉज क्या है। जैसा कि आपने स्टूडेंट्स फीमेल में मीनोपॉज का नाम सुना होगा। फीमेल में एट द एज ऑफ 45 to 50, 48 to 52 एज में स्टूडेंट्स आपको पता है जो ओवुलेशन होता है वो स्टॉप हो जाता है और ओवुलेशन नहीं होता, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है। उस कंडीशन को स्टूडेंट्स हम मीनोपॉज कहते हैं। ऐसे ही स्टूडेंट्स जो मेल होते हैं एट द एज ऑफ 50, आफ्टर 50 यू कैन से कि आफ्टर द एज ऑफ 50 उनके अंदर जो होता है स्टूडेंट्स टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन कम हो जाता है, या फिर डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का या एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, इन सब का सिक्रीशन कम हो जाता है। और सिक्रीशन अगर कम हो जाएगा स्टूडेंट्स तो स्पर्म का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। टोटली एब्सेंट नहीं होगा स्टूडेंट्स, स्पर्म का प्रोडक्शन कम हो जाएगा और इस कंडीशन में स्पर्म का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है और सेक्स की डिज़ायर, जिसको हमने लिबिडो बताया था आपको स्टूडेंट्स, वो भी कम हो जाती है। और इस कंडीशन को हम एडम कहते हैं, एंड्रोजन डेफिशिएंसी इन एजिंग मेल, राइट। तो वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स एक एक करके लिखते हैं। पहले हम आपको बताते हैं डिसऑर्डर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहला है स्टूडेंट्स ADAM। सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट्स का फुल फॉर्म क्या है, एंड्रोजन डेफिशिएंसी इन एजिंग मेल, राइट। एंड्रोजन डेफिशिएंसी इन एजिंग मेल क्या क्या होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला डिसऑर्डर मैंने आपको क्या बताया स्टूडेंट्स, इसमें एंड्रोपॉज हो जाता है, यानी कि एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्या होता है स्टूडेंट्स वो भी लिख लेते हैं, आफ्टर 50 ईयर्स, आफ्टर द एज ऑफ 50 ईयर्स या फिर 50 ईयर्स ऑफ एज, 50 ईयर्स ऑफ एज, जब 50 ईयर्स की एज हो जाती है स्टूडेंट्स तो जो सिक्रीशन होता है रिड्यूस्ड हो जाता है। सो रिड्यूस्ड सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन का जो सिक्रीशन होता है स्टूडेंट्स वो कम हो जाता है। और टेस्टोस्टेरोन के साथ साथ ही स्टूडेंट्स डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन भी आप कह सकते हो, या फिर एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन या फिर एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का सिक्रीशन भी रिड्यूस्ड हो जाता है। और इसके वजह से स्टूडेंट्स दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, दोनों को आपको ध्यान रखना है। पहला इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि स्पर्म का प्रोडक्शन कम हो जाता है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सेक्स का डिज़ायर कम हो जाता है। सो डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स, डिक्रीज सेक्स डिज़ायर, जिसको हमने लिबिडो बताया था, राइट। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। ये दोनों कंडीशन देखने को मिलती है एडम में, राइट। ये रहा पहला डेफिशिएंसी, पहला डिसऑर्डर। दूसरा डिसऑर्डर क्या होता है स्टूडेंट्स, दूसरा डिसऑर्डर है स्टूडेंट्स इरेक्टाइल डिसफंक्शन।
इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या होता है ये भी आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, इसको भी आप ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या होता है? इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो होता है स्टूडेंट्स, ये इनफर्टिलिटी का भी कॉज हो सकता है, इनफर्टिलिटी का रीज़न हो सकता है, कॉज हो सकता है। कैसे? पहले आप समझिए, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता क्या है? इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पहले आप समझिए स्टूडेंट्स एग्जैक्टली। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो इरेक्शन होता है पेनिस में इरेक्शन अब्सेंट हो जाता है। आपको याद है स्टूडेंट्स, इरेक्शन का मतलब होता है हार्डनिंग ऑफ पेनिस, जो कि कॉपुलेशन के लिए, इंसेमिनेशन के लिए, फीमेल में इंसर्ट करने के लिए पेनिस का इरेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, हार्ड होना बहुत ज़रूरी है। और इस कंडीशन में स्टूडेंट्स, इस इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में स्टूडेंट्स ये अब्सेंट हो जाता है, यानी इरेक्शन नहीं हो पाता पेनिस में। ये प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका ट्रीटमेंट जो है स्टूडेंट्स वो है सिल्डेनाफिल सिट्रेट। सिल्डेनाफिल मार्केट में स्टूडेंट्स वियाग्रा के नाम से टैबलेट्स आती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ये ट्रीटमेंट है, मार्केट में इस नेम से मिलता है। तो ध्यान रखना, आपको ट्रीटमेंट भी आपसे पूछा जा सकता है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। अगर हम इस इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की बात करें तो इसमें होता क्या है स्टूडेंट्स, इसमें अब्सेंट हो जाता है इरेक्शन ऑफ पेनिस। सो absence of इरेक्शन ऑफ पेनिस में इरेक्शन नहीं हो पाता स्टूडेंट्स। सो इसका ट्रीटमेंट, अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें स्टूडेंट्स, तो ट्रीटमेंट जो होता है इसमें सिल्डेनाफिल सिट्रेट, सिल्डेनाफिल सिट्रेट कंपोजिशन होता है स्टूडेंट्स, इसको मार्केट में वियाग्रा के नाम से मिलती है, ये यूज़ किया जाता है, ये इसका ट्रीटमेंट है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स दोनों, अब तक मैंने आपको दो बताए, दोनों अच्छे से ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद हम तीसरा डिसऑर्डर्स बताते हैं आपको, राइट। 10-12 जितने भी डिसऑर्डर्स हैं स्टूडेंट्स, आपको एक एक करके सब डिसऑर्डर्स बताएंगे हम, और आपको सभी के सभी डिसऑर्डर्स बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, राइट। अब आते हैं तीसरे डिसऑर्डर्स पे स्टूडेंट्स। तीसरा डिसऑर्डर बेसिकली, अगर हम तीसरे डिसऑर्डर्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम दो डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। दोनों एक है स्टूडेंट्स बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी BPH, और एक है मलिग्नेंट प्रोस्टेटिक कैंसर। दोनों अभी आपको बताते हैं एक एक करके। तीसरा जो डिसऑर्डर स्टूडेंट्स BPH का फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स? बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी। ध्यान रखना, हाइपरट्रॉफी, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, ये होता क्या है स्टूडेंट्स, ये कैसा डिसऑर्डर्स है? पहले तो स्टूडेंट्स दो वर्ड आप समझ लीजिए, एक वर्ड होता है बिनाइन और एक वर्ड होता है मैलिग्नेंट। दोनों वर्ड जब भी यूज़ हुए स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है, बिनाइन वर्ड वहाँ यूज होता है स्टूडेंट्स जहाँ पे डिजीज़ फैलती नहीं है, और वो डिजीज़ इतनी सीरियस भी नहीं होती स्टूडेंट्स, डिजीज़ सीरियस नहीं होती है। और अगर कहीं पे मलिग्नेंट वर्ड यूज़ किया जा रहा है स्टूडेंट्स, तो ये डिजीज़ सीरियस भी होती है, यानी ये सीरियस डिजीज़ है और ये कैंसरस डिजीज़ है स्टूडेंट्स। वो एक जगह से दूसरे, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में स्प्रेड होती है, उसको मलिग्नेंट वर्ड यूज़ करते हैं। अब इसमें होता क्या है स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे प्रोस्टेटिक वर्ड यूज़ किया है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी। स्टूडेंट्स ट्रॉफी का मतलब होता है न्यूट्रिशन और हाइपर का मतलब होता है एक्सेसिव न्यूट्रिशन की वजह से प्रोस्टेट, इसमें जो प्रोस्टेट होता है स्टूडेंट्स, उसको ज़्यादा न्यूट्रिशन लेने लगता है वो, और उसके ज़्यादा न्यूट्रिशन की वजह से इनलार्जमेंट हो जाता है। और बेसिकली ये ओल्ड एज में होता है स्टूडेंट्स, 70 ईयर्स के आसपास या फिर और अबव भी कह सकते हो। तो इनलार्जमेंट हो जाता है स्टूडेंट्स प्रोस्टेट का। अब प्रोस्टेट अगर इनलार्ज होगा, आपको पता है स्टूडेंट्स ये है, ये यूरेथ्रा है और यूरेथ्रा के चारों तरफ प्रोस्टेट होता है, और अगर प्रोस्टेट इनलार्ज हो रहा है तो इसके ऊपर कंप्रेस होते हैं, ये यूरेथ्रा कंप्रेस होता है। और यूरेथ्रा कंप्रेस जो होगा स्टूडेंट्स, यूरेथ्रा कंप्रेस होने की वजह से जो यूरिनेशन होता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है,
उसको बेसिकली नॉक्ट्यूरिया भी कहते हैं, वो मैं अभी लिखाऊंगा आपको। रात के समय में बेसिकली ये जो यूरिन की फ्रिक्वेंसी होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है स्टूडेंट्स, इसको मिक्चुरेशन भी कहते हैं, वो नॉक्ट्यूरिया कंडीशन कहलाती है। इसको भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और टाइमली स्टूडेंट्स अगर आप टाइमली इसको ट्रीट नहीं करते हो तो आगे चल के ये किडनी को भी डैमेज कर सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो ध्यान रखना, इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, इनलार्जमेंट हो रहा है, किसका, प्रोस्टेट का। सो इसमें होता है स्टूडेंट्स इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट इन ओल्ड एज, बेसिकली 70 ईयर्स भी कह सकते हो एंड अबव, 70 ईयर्स या फिर 70 ईयर्स के अबव में ये देखने को मिलता है स्टूडेंट्स, इनलार्जमेंट हो जाता है प्रोस्टेट में। और अगर इसमें इनलार्जमेंट होगा तो कंप्रेशन किस में होगा, कंप्रेसेस यूरेथ्रा, किसको कंप्रेस करता है, कंप्रेसेस यूरेथ्रा। और आपको पता है स्टूडेंट्स अगर यूरेथ्रा कंप्रेस होगी तो इंक्रीज हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, सो इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, इससे क्या होता है, इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। स्टूडेंट्स यूरिनेशन को आप मिक्चुरेशन भी कह सकते हो, मिक्चुरेशन इन नाइट में स्टूडेंट्स ये हो जाता है, और इसी को हम नॉक्ट्यूरिया भी कहते हैं। इस कंडीशन को हम नॉक्ट्यूरिया कंडीशन कहते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान रखना है आपको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तीसरी और इसी से रिलेटेड चौथी डिजीज़ है स्टूडेंट जिसका हमने मैलिग्नेंट वर्ड यूज़ किया था, मैलिग्नेंट प्रोस्टैटिक कैंसर कहते हैं। क्या कहते हैं, मैलिग्नेंट प्रोस्टैटिक कैंसर। ये जो मैलिग्नेंट प्रोस्टैटिक कैंसर है स्टूडेंट्स, ये एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन की तरफ स्प्रेड होने लगता है, यानी स्प्रेड्स टू अदर ऑर्गन। इसमें हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स इट स्प्रेड्स टू अदर ऑर्गन्स। अदर ऑर्गन्स में स्टूडेंट्स ये स्प्रेड करने लगता है, फैलने लगता है। तो स्टूडेंट्स ये चार इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स मैंने आपको बता दिया। अब हम पांचवा डिसऑर्डर पढ़ने जा रहे हैं। पांचवा डिसऑर्डर है स्टूडेंट्स एस्पर्मिया। एस्पर्मिया पांचवा क्या होता है वो भी समझो आप ध्यान से, इसी के साथ लिखो स्टूडेंट्स एस्पर्मिया भी। एस्पर्मिया एस्पर्मिया में क्या होता है स्टूडेंट्स, नो सीमेन प्रोडक्शन, यानी सीमेन बन ही नहीं रहा है। अगर सीमेन बनता ही नहीं है, सीमेन बन ही नहीं रहा है स्टूडेंट्स, उस कंडीशन को कहेंगे एस्पर्मिया, नो सीमेन प्रोडक्शन। कोई भी सीमेन नहीं बन रहा है इसमें, नो सीमेन प्रोडक्शन। अगर सीमेन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो उसको कहेंगे स्टूडेंट्स एस्पर्मिया। नेक्स्ट एज़ूस्पर्मिया, नाम में कंफ्यूज मत होइएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर स्टूडेंट्स एज़ूस्पर्मिया। इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, कोई भी रीज़न हो सकता है, सीमेन के अंदर स्पर्म नहीं बनते। स्पर्म सीमेन तो है लेकिन नो स्पर्म इन सीमेन, नो स्पर्म इन सीमेन। रीज़न कुछ भी हो सकता है, हमें रीज़न से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ ये कंडीशंस पता होना चाहिए कि किसको हम एस्पर्मिया कहते हैं, किसको हम एज़ूस्पर्मिया कहते हैं। नेक्स्ट सेवंथ डिसऑर्डर है स्टूडेंट्स ओलिगोस्पर्मिया या फिर ओलिगोज़ूस्पर्मिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ओलिगोस्पर्मिया या फिर ओलिगोज़ूस्पर्मिया। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, ओलिगो, जब भी कहीं स्टूडेंट्स ओलिगो वर्ड यूज होता है, ओलिगो का मतलब होता है कम और स्पर्मिया का मतलब आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स स्पर्म, यानी अगर स्पर्म का प्रोडक्शन कम हो रहा है तो उस कंडीशन को स्टूडेंट्स ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। अब कम हो रहा है मतलब कितना कम हो रहा है और कहाँ से कम हो रहा है। कम हो रहा है मतलब ये स्टूडेंट्स, अगर हम नॉर्मल स्पर्म की बात करें तो 1 ml में नॉर्मली 100 to 120 मिलियन स्पर्म्स होते हैं, बट
अगर ये स्पर्म स्टूडेंट्स 20 मिलियन हो जाए, लेस देन 20 मिलियन हो जाए स्टूडेंट्स, तो उसको हम कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया या फिर ओलिगोजूस्पर्मिया। इसके अंदर स्टूडेंट्स सिंपल सा आप समझिए कि स्पर्म काउंट लो हो जाएगा, सिंपल, लो स्पर्म काउंट, लो स्पर्म काउंट में कितना लो स्पर्म स्टूडेंट्स, 20 मिलियन स्पर्म पर ml, यानी इसमें लेस देन 20 मिलियन स्पर्म हो जाते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान रखना है, स्पर्म काउंट कम हो जाता है। एक इसी से रिलेटेड एक और है स्टूडेंट्स, यहीं पे हम लिख देते हैं 8वां, उसको भी आप ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, उसको कहते हैं एस्थेनोजूस्पर्मिया। एस्थेनोजूस्पर्मिया क्या होती है, एस्थेनोजूस्पर्मिया, इस कंडीशन को भी ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, एस्थेनोजूस्पर्मिया। एस्थेनोजूस्पर्मिया में क्या होता है स्टूडेंट्स, स्पर्म की जो मोटेलिटी होती है, स्पर्म की मोटेलिटी कम हो जाती है। स्पर्म का काउंट ठीक है, स्पर्म का काउंट से मतलब नहीं, यहाँ पे स्पर्म की मोटेलिटी कम हो जाती है। और स्टूडेंट्स, स्पर्म की मोटेलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म की मोटेलिटी बहुत ज़रूरी है, राइट। तो यहाँ पे होता है डिक्रीज स्पर्म मोटेलिटी, यहाँ पे डिक्रीज स्पर्म मोटेलिटी, स्पर्म की मोटेलिटी स्टूडेंट्स बहुत कम हो जाती है। तो ये स्टूडेंट्स अब तक हमने आपको 8 डिसऑर्डर्स बता दिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट, उसके बाद फिर हम 9वां डिसऑर्डर स्टार्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। जितने भी बताएं स्टूडेंट्स, सभी के सभी डिसऑर्डर्स आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और जो ये वर्ड्स यूज हुए स्टूडेंट्स, एस्पर्मिया, एजूस्पर्मिया, उसके बाद ओलिगोस्पर्मिया, ओलिगोजूस्पर्मिया, वर्ड में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि क्या डिफरेंसेस हैं, हर एक वर्ड में कौन कौन से डिफरेंसेस हैं, राइट। अब स्टूडेंट्स हम बेसिकली स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th डिसऑर्डर। 9th डिसऑर्डर क्या है स्टूडेंट्स, उसको भी आप ध्यान से समझिए, उसको कहते हैं टेरेटोजूस्पर्मिया। 9th वाला है टेरेटोजूस्पर्मिया, टेरेटोजूस्पर्मिया। अब ये क्या होता है, टेरेटोजूस्पर्मिया क्या होता है स्टूडेंट्स, जो नॉर्मल स्पर्म होता है, एक नॉर्मल स्पर्म को हेल्दी स्पर्म आप अगर कहें तो उसका नॉर्मल शेप और साइज भी होना चाहिए, यानी सिंपल सा मतलब है मॉर्फोलॉजी जो है स्टूडेंट्स की अच्छी होनी चाहिए। टेरेटोजूस्पर्मिया में क्या होता है स्टूडेंट्स, इसकी जो मॉर्फोलॉजी होती है, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी एबनॉर्मल हो जाती है स्टूडेंट्स। स्पर्म की मॉर्फोलॉजी एबनॉर्मल होने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि हो सकता है प्रॉपर हेड का फॉर्मेशन ना हुआ स्पर्म का, प्रॉपर टेल का फॉर्मेशन ना हुआ हो, मिडल पीस में प्रॉपर फॉर्मेशन ना हुआ हो, इस कंडीशन को कहते हैं स्टूडेंट्स एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पर्म। इसमें होता है एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पर्म, यानी इस कंडीशन में स्टूडेंट स्पर्म की मॉर्फोलॉजी जो है वो एबनॉर्मल हो जाती है। 10वें डिसऑर्डर पे आते हैं स्टूडेंट्स, को कहते हैं इंग्वाइनल हर्निया। इंग्वाइनल हर्निया स्टूडेंट्स, ये जो हर्निया वर्ड है, इस हर्निया वर्ड को हम कहाँ यूज़ करते हैं, हर्निया वर्ड ये होता है स्टूडेंट्स, जब कोई भी ऑर्गन अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह चला जाता है तो उसको हम हर्निया वर्ड यूज़ करते हैं वहाँ पे। और यहाँ पे इंग्वाइनल हर्निया का मतलब इतना सा है स्टूडेंट्स, जो इंटेस्टाइन होती है स्टूडेंट्स, वो इंटेस्टाइन जो होती है वो स्क्रोटम में चली जाती है। और आपको पता है स्टूडेंट्स, अगर कोई भी चीज़ स्क्रोटम में जा रही है तो उसका जाने का एक ही रास्ता है, दैट इज़ इंग्वाइनल कैनाल, जहाँ पे हमने आपको स्पर्मेटिक कॉर्ड वगैरह बताया था, इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू जाती है, याद है। तो बस इसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्वाइनल हर्निया का इतना मतलब है, जो डिसलोकेटेड टेस्टिस इंटेस्टाइन होगी स्टूडेंट्स, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, पासेज ऑफ डिसलोकेटेड इंटेस्टाइन, डिसलोकेटेड इंटेस्टाइन कहाँ जा रही है स्टूडेंट्स, इनटू स्क्रोटम थ्रू
इंग्वाइनल कैनाल, इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू जाती है स्टूडेंट्स, इसी को हम कहते हैं इंग्वाइनल हर्निया। आते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पे, 11th पे, हाइड्रोसील। आपने हाइड्रोसील का नाम सुना होगा स्टूडेंट्स, ये क्या है? हाइड्रोसील, आपने हाइड्रोसील का नाम सुना होगा। ये भी एक डिसऑर्डर है स्टूडेंट्स। हाइड्रोसील क्या होता है? एक्चुअली स्टूडेंट्स जो कैविटी होती है, जो सिलोम, सील का मतलब ही होता है स्टूडेंट्स सिलोम, उसके अंदर फ्लूइड यानी पानी भर जाता है स्टूडेंट्स। आपको याद हो स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको टेस्टिस का स्ट्रक्चर बताया था। उस टेस्टिस में अगर आपको अच्छे से याद है स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बताया था ट्यूनिका वेजाइनलिस। ट्यूनिका वेजाइनलिस के अंदर मैंने आपको ये भी बताया था स्टूडेंट, नॉर्मली इसमें फ्लूइड भरा हुआ होता है, नॉर्मली 1 से 2 ml उसमें लिक्विड भरा हुआ होता है। और अगर इसी में बहुत सारा वाटर इकट्ठा हो जाए, फ्लूइड इकट्ठा हो जाए स्टूडेंट्स ट्यूनिका वेजाइनलिस के अंदर, वही बेसिकली हाइड्रोसील कहलाता है। तो हाइड्रोसील क्या है स्टूडेंट्स? कलेक्शन ऑफ सीरस फ्लूइड, सीरस फ्लूइड बन जाता है। ध्यान रखना ये लिक्विड होता है, विस्कस नहीं होता, पानी होता है। कलेक्शन ऑफ सीरस फ्लूइड इनसाइड ट्यूनिका वेजाइनलिस, ये भी ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। कहाँ पे? इनसाइड ट्यूनिका वेजाइनलिस, इनसाइड ट्यूनिका वेजाइनलिस। नेक्स्ट 12th, एक वर्ड आपने सुना होगा स्टूडेंट्स, वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी आने से पहले एक और वर्ड बता देते हैं, एक और डिसऑर्डर्स बता देते हैं, कैस्ट्रेशन। कैस्ट्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? बताएंगे आपको ये भी। कैस्ट्रेशन एक्चुअली क्या होता है स्टूडेंट्स? सर्जिकली टेस्टिस जो होती है, रीज़न कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट्स, सर्जिकली जो टेस्टिस होती है उसको रिमूव करना, हो सकता है डिजीज़ वगैरह हो जाए उसकी वजह से रिमूव करना। या फिर आपने स्टूडेंट्स बैल देखा है, बैल जो फार्मर्स यूज़ करते हैं, तो उसको यूज़ क्यों कर पाते हैं? उनका कैस्ट्रेशन हुआ रहता है बेसिकली। सांड को तो यूज़ नहीं करते स्टूडेंट्स, क्या करते हैं? उसका कैस्ट्रेशन करते हैं, यानी उसकी टेस्टिस को रिमूव कर देते हैं। आपको पता है टेस्टिस को अगर रिमूव कर देंगे स्टूडेंट्स, उसका एग्रेशन कम हो जाता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो उसका एग्रेशन कम हो जाता है। इसलिए हम उसको फार्मर्स आसानी से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी कि टेस्टिस को रिमूव करना, उसी को स्टूडेंट्स कैस्ट्रेशन कहते हैं, राइट। मिडल यूरोप की बात करें स्टूडेंट्स, तो करास करके ऐसे कुछ गाना गाने वाले लोग थे, उनकी टेस्टिस भी रिमूव कर दी जाती थी, ताकि जो वॉइस है स्टूडेंट्स वो पतली हो सके। जैसा कि हमें पता है जो मेल होते हैं स्टूडेंट्स, उनकी वॉइस जो होती है वो भारी होती है, लो पिच होती है, फीमेल्स की हाई पिच होती है। तो हाई पिच बनाने के लिए टेस्टिस को रिमूव कर दिया जाता था। अगर किसी को कोई डिजीज़ हो गई है तब भी, टेस्टिस में कैंसर हो गए हैं तब भी टेस्टिस को रिमूव कर दिया जाता है। तो बेसिकली रीज़न कुछ भी हो सकते हैं। अगर आप सर्जिकली टेस्टिस को रिमूव कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उसको हम कैस्ट्रेशन कहते हैं, राइट। सो सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस, इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स? सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस। अगर आप सर्जिकली टेस्टिस को रिमूव कर रहे हैं तो उसको हम कैस्ट्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट, अभी जो मैंने आपको नाम लिया था वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी स्टूडेंट्स, एक वर्ड जो इसमें यूज़ हुआ है एक्टमी, ये वर्ड जो यूज़ हुआ है एक्टमी, इसका मतलब होता है कटिंग, कट करना स्टूडेंट। इसका नाम, इसका मतलब ध्यान रखना स्टूडेंट, एक्टमी वर्ड कहीं पे भी आए उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी हम पढ़ेंगे आगे, अभी फिलहाल हम मेल वाला पढ़ रहे हैं तो मेल वाले में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, जो वॉस डिफरेंस होती है, आपको याद होगा वॉस डिफरेंस जो होती है, जो हमने बताया था डिटेल में, वॉस डिफरेंस को स्टूडेंट्स कट और लाइगेशन कर देते हैं। ये परमानेंट मेथड होता है स्टरलाइजेशन का, जिसमें आप इसको आप हिंदी में पुरुष नसबंदी कहते हैं, ये एग्जैक्टली वही है। ये परमानेंट मेथड होता है स्टरलाइजेशन का, राइट। डिटेल में हम इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में स्टडिंग करेंगे स्टूडेंट्स, वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी के बारे में। फिलहाल अभी आप इतना समझिए, इसमें कटिंग और लाइगेशन होता है बेसिकली, कटिंग एंड लाइगेशन, कटिंग एंड लाइगेशन, कट कर दिया जाएगा और ज्वाइंट कर दिया जाएगा। यानी लाइगेशन का मतलब बांधना होता है, टाइंग करना होता है, राइट। किसका? वॉस डिफरेंस का, वॉशा डिफरेंस का, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स,
वॉसा डिफरेंस का। और ये परमानेंट मेथड होता है स्टूडेंट, ध्यान रखना, परमानेंट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। ये स्टरलाइजेशन का एक परमानेंट मेथड है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक दो और बता देते हैं स्टूडेंट्स। एक होता है क्रिप्टॉर्किडिज्म। क्रिप्टॉर्किडिज्म क्या होता है इसके बारे में बताते हैं आपको। क्रिप्टॉर्किडिज्म क्या होता है स्टूडेंट्स? एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी जो टेस्टिस होती है स्टूडेंट्स वो एब्डोमेन में ही रह जाती है, वो डिसेंड नहीं होती। तो अनडिसेंडेड टेस्टिस को ही हम क्रिप्टॉर्किडिज्म कहते हैं, यानी टेस्टिस बाहर ना स्क्रोटम में डिसेंड नहीं होती है, उसी को हम कहते हैं क्रिप्टॉर्किडिज्म। क्रिप्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स हिडन, यानी टेस्टिस हिडन होती है, तो इसको कहते हैं अनडिसेंडेड टेस्टिस। यानी टेस्टिस जो होती है फेल्ड हो जाती है डिसेंड होने में, और अगर टेस्टिस डिसेंड होने में फेल्ड हो जाए तो उस कंडीशन को हम कहते हैं क्रिप्टॉर्किडिज्म। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी से रिलेटेड है स्टूडेंट्स, ऑर्कियोपेक्सी। ये क्या होता है? ऑर्कियोपेक्सी एक्चुअली स्टूडेंट्स ऑर्कियोपेक्सी में कुछ नहीं होता है, ये जो टेस्टिस डिसेंड नहीं हो पाई है, इसी टेस्टिस को सर्जिकली खींच के बाहर निकालना, डिसेंड करना, टेस्टिस को खींच के बाहर लाना ही ऑर्कियोपेक्सी कहलाता है। यानी क्रिप्टॉर्किडिज्म को सही करने का तरीका है ऑर्कियोपेक्सी, राइट। तो इस तरह से स्टूडेंट्स 15 डिसऑर्डर्स हमने आपको बता दिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज हमने 2 टॉपिक कंप्लीट किए स्टूडेंट्स, बेसिकली एक ह्यूमन स्पर्म और दूसरा टॉपिक हमने आज कंप्लीट किया डिसऑर्डर्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे स्टूडेंट्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, यानी नेक्स्ट क्लास जब भी स्टार्ट करेंगे, इनफैक्ट क्लास अब आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं स्टूडेंट्स, तबीयत भी मेरी सही नहीं चल रही है, इसकी वजह से वीडियोस कभी कभी डिले हो जाते हैं, नहीं आ पाते हैं, गैप हो जाता है, बट कोशिश करूंगा स्टूडेंट्स कि वीडियो कंटिन्यू आती रहे, राइट। नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तब तक के लिए स्टूडेंट्स जय हिंद।